दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सीरीज जो हमारी चल रही है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम की, ये उसका थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हम मास्टर जो कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 41 नंबर से लेके 60 क्वेश्चन नंबर तक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम जो था 13 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो के माध्यम से हम एक तो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो लोग उड़ीसा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एमपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप के रिपीट हो जाते हैं, कई बार तो एग्जैक्टली क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। बिकॉज रिसेंट एग्जाम हुआ है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टेट स्पेसिफिक कोर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा मॉड्यूल है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस के लिए हमने थोरो जो है कवरेज की हुई है। ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक है, वहां पर आप जाइए, कोर्स का कंटेंट देखिए, डेमो लेक्चर्स भी है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बहुत रीजनेबल फी पे कर उसको एनरोल कर सकते हैं। राइट, तो वापस चलते हैं हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का, जहां पर क्वेश्चन नंबर 41 हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीपीसी प्रोहिबिट्स फर्दर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ सिंगल जज इन सेकंड अपील। सिंगल जज अगर सेकंड अपील में बैठकर कोई डिसीजन करता है अपील में, तो कौन सा प्रोविजन है जो फर्दर आगे अपील को रोकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेयरक्ट का, अगर आपने बेयरक्ट से पढ़ा हुआ है 100% आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर इज बी ऑप्शन, सेक्शन 100A। 100A की वर्डिंग अगर आप पढ़ते हो तो डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा कि सिंगल जज ने अगर सेकंड अपील में कोई ऑर्डर किया है तो उसकी फर्दर अपील नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेयरक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 42, एन ऑर्डर अलाउइंग और डिसअलाउइंग एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज। क्या कोई ऑर्डर जहां पर एप्लीकेशन है कोई अमेंडमेंट के लिए, उसको अलाउ कर दे वो ऑर्डर या डिसअलाउ कर दे उस ऑर्डर के थ्रू, तो वो ऑर्डर क्या अपीलेबल है या वो डिक्री है या अपीलेबल ऑर्डर है या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसमें आएगा। क्योंकि अगर आप सेक्शन 2 आप देखें सीपीसी का सब सेक्शन 2, वहां पर डिक्री की डेफिनेशन दी हुई है, तो डिक्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये ऑर्डर नहीं बनता, बिकॉज सिर्फ एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन मूव की थी उसको अलाउ या डिसअलाउ किया गया है, डिक्री नहीं। क्योंकि डिक्री क्या होता है, जहां पर फाइनल एडजुडिकेशन हो जाती है राइट्स की। ठीक है, और यही चीज अगर मैं बोलूं ऑर्डर 43 रूल 1 अगर आप देखो तो वहां पर बता रखा है आपको अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स के कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई करती है। तो ये वाला जो ऑर्डर है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अलाउ या डिसअलाउ किया है, ये उस कैटेगरी में वहां पर नहीं आता। ऑर्डर 41 रूल 1 में इसकी कोई भी वहां पर मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, ना तो अपीलेबल ऑर्डर है ना ही ये अपीलेबल है। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। यहां पर आप ऑर्डर 6 रूल 17 को भी रेफर कर सकते हैं, जहां पर अमेंडमेंट का प्रोविजन बताया गया है। राइट, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान रखने काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 अगर आप देखें डिक्री का, ये तो बहुत बार हर क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है। सीपीसी की अगर बात हो तो डिक्री के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच शैल नॉट बी लायबल फॉर अटैचमेंट अंडर सीपीसी। कहता है कौन सी प्रॉपर्टी अटैचमेंट नहीं हो सकती। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 60 अगर आप देखें, सब सेक्शन 1 उसमें देखें, उसका प्रोवाइजो है। ठीक है, प्रोवाइजो के क्लॉज ई में देखेंगे अगर आप, तो वहां पर साफ तौर पे बोला गया है ऑप्शन नंबर सी, अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस। ये लायबल नहीं है कि इसको अटैच किया जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आप देखें सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है कि कर सकते हैं, बैंक नोट्स कर सकते हैं अटैच, बट मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस इट कैन नॉट बी अटैच्ड, ये मेंशन किया हुआ है। डायरेक्ट बेयरक्ट से क्वेश्चन है, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है, अ प्लेंट वॉज रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीपीसी में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए। कहता है कि अगर कोई प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है ऑर्डर 7 रूल 11 में फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी पेमेंट नहीं की थी, रेमेडी जो है, जो भी एग्रीड पार्टी है उसको रेमेडी क्या मिलेगी। ठीक है, टू फाइल एन अपील, टू फाइल अ रिविजन, टू फाइल अ रेस्टोरेशन पिटीशन इन द सेम कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव तो बनती नहीं, क्योंकि अपील भी और रिवीजन भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रेस्टोरेशन पिटीशन है
इन द सेम कोर्ट। अब अगर आप देखें सेक्शन 2(2) देखें फिर से, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 CPC का, वहाँ पर डिक्री की बात की गई है। तो डिक्री क्या है, वहाँ पर आप अगर वर्डिंग पढ़ेंगे तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी आता है। तो अगर आपकी रिजेक्ट हुई है ऑर्डर 7 रूल 11 में फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, तो वहाँ पर आपकी वो जो रिजेक्शन है वो एक तरह से डिक्री की तरह ट्रीट की जाएगी और वहाँ पर अपील लाई करेगी, क्यों डिक्री के अगेंस्ट जो है हमेशा अपील लाई करती है। तो इसका ऑप्शन जो बन जाता है बेस्ट, वो बनता है 44 का ए क्वेश्चन। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं था बट इंटरप्रिटेशन थी थोड़ी सी, वो अभी हमने डिस्कस की। तो 44 इज ए। नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी डिक्री के ऊपर है। अ डिक्री इज प्रीलिमिनरी, ये कब होगी? तो 45C अगर देखें यहाँ पर हम सी ऑप्शन, और अगेन 2(2) जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे, व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट टू बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। प्रीलिमिनरी, इसी से ही पता लग जाता है कि अभी चीज़ें बाकी है, ठीक है। इसका मतलब है कि फर्दर प्रोसीडिंग अभी बाकी है उस सूट में, जब तक कि वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता फर्दर प्रोसीडिंग बाकी है। उस वक्त फॉर द टाइम बिंग अगर कोई डिक्री होती है उसमें उसको बोलेंगे प्रीलिमिनरी डिक्री। सेक्शन 2(2) के एक्सप्लेनेशन में साफ तौर पे दिया हुआ है। तो देखो सिर्फ डिक्री के ऊपर अगर हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यहां पर डिक्री के ऊपर क्वेश्चन आया है। आगे पढ़ें 46, सेकेंड अपील shall not lie from any decree as provided under section 102 CPC when the subject matter of the original suit is for the recovery of money not exceeding। ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 102 अगर आप पढ़ते हो CPC का तो वहां पर साफ तौर पे बताया गया है कि अगर 25,000 से ज़्यादा की अमाउंट नहीं है वहां पर रिकवरी की तो सेकेंड अपील लाई नहीं करती वहां पे। तो 25,000 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये 46। तो 47 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है। नो डिक्री इज टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मैरिट्स और ज्यूरिसडिक्शन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको पूछा गया है। तो अगर आप सेक्शन 99 पढ़ें CPC का तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, हेडिंग में ही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। बी पढ़ते हैं अगर, एन अपील शेल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टी। कहते हैं कि अपील लाई करेगी अगर कंसेंट ऑफ डिक्री से पास, कंसेंट है दोनों पार्टीज की, उससे कोई डिक्री पास की गई है तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई करेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। कंसेंट से अगर डिक्री पास की गई है तो वहां पर अपील जो है नहीं लाई करती। तो ऑप्शन सॉरी ये जो बी पार्ट है, बी स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाती है। आपसे पूछा कौन सी करेक्ट है, तो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। सेक्शन यहां पर आप देख सकते हैं 96 का सब सेक्शन 3, ठीक है। तो यहां पर आप इसको रेफर कर सकते हैं। थर्ड अगर हम पढ़ें ऑप्शन, एन अपील मे लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी। तो अगर आप यहां पर सेक्शन 96 का ही सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया कि अगर एक्स पार्टी डिक्री है तो भी अपील लाइक कर सकती है। इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या बना यहां पर? डी ऑप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट हाँ तीनों ही आपको स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ा है, तभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आए। इफ अ क्लाउड, जस्ट अ मिनट, इफ अ क्लाउड इज कास्ट अपॉन द टाइटल और लीगल कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ, मीन्स कोई डाउटफुल है, किसी प्लेंटिफ का जो करेक्टर, टाइटल, लीगल करेक्टर या टाइटल को लेकर कोई इशू आ रहा है, ही इज एंटाइटल्ड टू सीक द एड ऑफ द कोर्ट टू डिस्पेल इट बाय वे ऑफ। तो अगर कोई बोले कि आपके नाम पर ये मकान है भी है नहीं, ठीक है, या आपकी क्या लीगल पोजीशन है बट उसके नाम पे मकान है बट उसके ऊपर कोई डाउटफुल आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है? तो वहां पर वो डिक्लेरेटरी डिक्री मांग सकता है कोर्ट से। तो अगर आप SRA पढ़ते हैं तो SRA में सेक्शन जो है 34 है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। वहां पर बोला गया है कि अगर कोई ऐसा इशू है तो डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए वो जा सकता है। सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए उसके पास रिलीफ है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या बोला गया है। द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज्ड और वेरिड और सेट असाइड बाय द कोर्ट एट द इंस्टेंस ऑफ। कोई इंजंक्शन का अगर ऑर्डर पास किया गया है, उसको डिस्चार्ज करना है, वेरी करना है या सेट असाइड करना है कोर्ट ने, तो वो किसके इंस्टेंस पे, मींस किसकी एप्लीकेशन पे कर सकता है कोर्ट? प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पे, डिफेंडेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर अगर आप ऑर्डर 39 रूल 4 अगर पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां पर आपको लिखा हुआ है एनी पर्सन।
मीन्स एनी पर्सन मतलब या तो वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट, तो दोनों की ही इंस्टांस पे ऐसा जो है वेरिएशन किया जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन जो है चेंज किया जा सकता है। ऑर्डर 39 रूल 4 सीपीसी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन एक बेयर एक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बेयर एक्ट से अलावा आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी लॉ के क्वेश्चन हैं किसी भी जुडिशरी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आप देख लीजिए 90% के आसपास बेयर एक्ट से ही आपको मिलेंगे। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है जहां पर कुछ जजमेंट के बारे में आ जाता है या फिर कोई इंटरप्रिटेशन आ जाती है हल्की फुल्की। अदरवाइज 90% जो है क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट से ही मिलेंगे। और हमारे कोर्स अगर आप देखें डेमो लेक्चर्स तो वहां पर बेयर एक्ट हमने लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कीवर्ड्स की हेल्प से सारे आपको समझाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे जाते हैं। सेक्शन 10 जो है सीपीसी का ये बोल रहा है बार्स नॉट ओनली द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट सूट। दिस स्टेटमेंट इज, इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा है कि ये पार्टली ट्रू है, अनट्रू है, ट्रू या नन ऑफ द अबव। ऑल्दो इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ लोग बोलते हैं ये पार्टली ट्रू है, कुछ बोल रहे हैं ये अनट्रू है। ऑप्शन जो दी हुई है आंसर की में इसको बी दिया हुआ है अनट्रू, और इसको एज अ होल पूरी स्टेटमेंट को ही कंसिडर करके किया हुआ है। अगर आप सेक्शन 10 सीपीसी पढ़ेंगे तो वहां पर बोला गया है कि अगर कोई पहले से सूट चल रहा है तो अगर सब्सिक्वेंट कोई सूट फाइल किया जाता है तो वो उसका ट्रायल जो है नहीं चलेगा। ठीक है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड, इस तरह से सेक्शन 10 की वर्डिंग है। तो इसको जो इन्होंने आंसर की दी हुई है इसके ऑब्जेक्शंस वगैरह भी कहीं एंटरटेन नहीं हुआ, तो फाइनल आंसर की जो है अभी वो है बी अनट्रू। पूरी स्टेटमेंट को इकट्ठे लेकर ही इन्होंने ये आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 डिक्री मीन्स, डिक्री क्या है? अगेन डिक्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया फिर से सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। डिक्री के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीसी अगर आएगा तो डिक्री पे क्वेश्चन आएगा। 2 अगर देखें डिक्री का मतलब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ एन एडजुडिकेशन डिटर्मिनिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपने डायरेक्ट हल्का सा भी ढंग से पढ़ा है तो आपका आंसर ये 100% करेक्ट होगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी ब्लैंक कैन बी चैलेंज्ड। कहता है कि ज्यूरिसडिक्शन के बेस पे सेक्शन 13 में कोई है सीपीसी की कोई सेक्शन 13 में जहाँ पर फॉरेन कोर्ट की जजमेंट के बारे में बताया गया है। कहता है कि ग्राउंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है अगर, ठीक है, अंडर सेक्शन 13 सीपीसी, तो क्या ओनली ए जजमेंट इन पर्सोनम, ओनली ए जजमेंट इन रेम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ऑफ द अबव। तो पर्सोनम का मतलब है कि जो पार्टीज वहाँ लिटिगेट कर रही है उन्हीं के बीच में वो चैलेंज हो सकता है, वही पार्टीज ही कर सकती हैं। ठीक है, या ओनली ए जजमेंट इन रेम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो दिया हुआ है सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन की अगर ग्राउंड है, फॉरेन कोर्ट से अगर कोई डिक्री या कोई कुछ आया हुआ है वहां से, तो उसको चैलेंज करने के लिए वो क्या मानी जाएगी कि पार्टीज के बीच में ही है यारा, किसी भी जजमेंट इन रेम का मतलब है कि पूरे और भी लोग जो पार्टीज नहीं थे वहां पर उनको भी अफेक्ट करेगी। तो अगर ज्यूरिसडिक्शन के बेस पे है तो ये जो आंसर होगा इसका सी होगा, दोनों को ही अफेक्ट कर सकती है, तो वो दोनों ही चैलेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 52 का ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट अगर जाएं क्वेश्चन नंबर 53 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज इनकरेक्ट। ये ध्यान से पढ़ लेना, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो करेक्ट मार्क कर देते हैं जबकि ये पूछा है इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है? मींस 4 में से 3 करेक्ट होंगी, 1 इनकरेक्ट होगी। पहली अगर हम बात करें, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, कहता है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है, मींस स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी अगर पढ़ें, दूसरी बोल रही है अ वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ये तो देखो पक्का करेक्ट है कि अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है वो वॉइड एब इनिशियो ही है। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है इज, ये तो करेक्ट हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंटिल रेसाइंडेड, जब तक कि उसको रिसाइन ना किया जाए, कैंसिल ना किया जाए, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है। रिसाइंड जब हो जाएगा उसी के बाद हम बोलते हैं कि हाँ वो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, इलीगल एग्रीमेंट है तो वो भी वॉइड एब इनिशियो होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट ही पूछे तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा इसका 53 का, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो गलत है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है बाद में भी वॉइड हो सकता है। ठीक है, तो उस स्टेज पर भी जाकर वो वॉइड हो सकता है, लेटर स्टेज पे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर कोई लेटर स्टेज पे वॉइड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो वो स्टार्टिंग से, जब से उसकी इंसेप्शन थी तब से वॉइड है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है, इसीलिए ये ऑप्शन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये ऑप्शन बन जाता है।
नेक्स्ट इज 54, वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज सेंट बाय द ऑफरी। एक ऑफरी है, उसने ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है थ्रू ईमेल दिया, तो कहता है ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए में बोला है पोस्टल रूल लगेगा, द पोस्टल रूल विल बी अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज ऑल्सो द प्लेस एंड टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बी ऑप्शन बोलता है रेसिपिएंट रूल लगेगा, will be applied for the purpose of determining the communication of acceptance as also the place and time of contract. Law in India is unclear, neither of the above. तो A और B ऑप्शंस में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी फाइल किए गए, ठीक है। तो अभी भी एक रिट भी फाइल हुई है हाई कोर्ट में, अभी देखें उसका फाइनल वर्डिक्ट आना है। बट अभी जो आंसर दिया हुआ है एज पर हाई कोर्ट की जो फाइनल आंसर की है, जिसके बेस पे आंसर प्रिपेयर किए गए हैं, फाइनल रिजल्ट आया है, उन्होंने दिया है बी ऑप्शन कि रेसिपिएंट रूल जो है इसके ऊपर लगेगा। अगर कोई ऑफरी ईमेल के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस भेजता है, ठीक है, तो रेसिपिएंट मींस जिसको मिलेगी ईमेल, जहां पर मिलेगी वो वाला ही प्लेस माना जाएगा कि वहां पर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ है। पोस्टल रूल बोलता है कि जहां से ईमेल की गई है, मान लो दिल्ली और ये बॉम्बे, मुंबई से ईमेल की गई है, तो पोस्टल रूल बोलता है कि जो प्लेस होगा एक्सेप्टेंस का, कम्युनिकेशन का, वो मुंबई माना जाएगा। रेसिपिएंट बोलता है कि जहां क्योंकि दिल्ली में मिली है तो ये दिल्ली माना जाएगा। अभी तक हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जो आंसर किया उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन है कि रेसिपिएंट रूल लगेगा। अब रेसिपिएंट जो रूल है, एक जजमेंट है भगवान दास केडिया वाली, आपने पढ़ी होगी गिरधारी लाल, तो वहां पर बोलता है कि वो रेसिपिएंट रूल लगेगा, ठीक है। बट एक दूसरी जजमेंट है जो इंडियन कोर्ट की नहीं है, च्वी किंग क्योंग वर्सेस digilandmall.com, वहां पर बोला गया है कि पोस्टल रूल लगेगा। AK जैन की अगर आप बुक देखें तो वहां पर भी इस जजमेंट का नाम बोला गया है, तो वहां पर बोला गया कि पोस्टल रूल लगेगा। तो अभी ये कंट्रोवर्सी है, लेट्स सी इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जब भी आ जाए सर्कल कर लिया करो ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या पूछा है। अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड पूछा है आपसे कि कौन सी प्रोपोजिशन जो है इनकरेक्ट है। मींस आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शंस 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। कौन सी इनकरेक्ट है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो 55 में देखें इनकरेक्ट कौन कौन सी हैं, देखिए। द इवेंट विच कॉजेज फ्रस्ट्रेशन मस्ट हैव अकर्ड विदाउट द फॉल्ट ऑफ द अदर पार्टी। कहता है कि जो भी इवेंट है जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसी भी पार्टी के फॉल्ट के बिना होनी चाहिए। ये तो करेक्ट बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज नॉट योर आंसर, बिकॉज ए जो है करेक्ट है। आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा होगा। अगर बी देखें, फ्रस्ट्रेशन पुट्स एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट। ये भी करेक्ट है कि फ्रस्ट्रेशन अगर हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है वहां पर, चाहे पार्टीज चाहे या ना चाहे वो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय एन इवेंट अराइजिंग फ्रॉम एन एक्ट और इलेक्शन ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। प्रोमिसर के इलेक्शन पे या उसके किसी एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर इसमें हम देखें क्वेश्चन है ये, हाँ जी एक सेकेंड जस्ट, डी ऑप्शन अगर हम देखें यहां पर, डी ऑप्शन बोल रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल व्हेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी अराइज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर लीज, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल्दो टीपीए से रिलेटेड आ गया ये, ठीक है। तो बट आप वहां पर देख सकते हैं कि हाँ टीपीए तो आपके सिलेबस में नहीं है हरियाणा के, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हाँ ये तो है ही नहीं, तो यही एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। अदरवाइज सेक्शन 56 अगर आप देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है और वहीं से आप बता सकते हो कि ये क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसका जो 55 है इसका ऑप्शन हो जाता है यहां पर डी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं आगे 56 पे। 56 बोल रहा है एक्स ओज ₹10,000 टू वाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट था, एक्स ने वाई को 10,000 रुपए देने थे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एग्रीड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। अब जेड भी आ जाता है और इन तीनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है दैट वाई शैल हेंस फोर्थ एक्सेप्ट जेड एज हिज डेटर। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब जेड ने वाई को पैसा देना है, एक्स ने नहीं देना फॉर द सेम अमाउंट। इसका मतलब एक्स जेड की देनदारी हो जाती है टुवर्ड्स वाई कि जेड जो है वाई को पैसा देगा 10,000 एंड अ न्यू डेट
ओल्ड डेट जो है एक्स का डिस्चार्ज हो जाता है, मींस एक्स की अब लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, यहाँ पर क्रॉस हो जाती है और जेड को पैसा देना है, और न्यू डेट जो है जेड का वाई के साथ हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे? अब देखो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ एक्स और वाई का, अब जेड भी आ गया। पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, उसके साथ दोबारा नया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। वाई और जेड का अब नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कहता है ऑल्टरेशन बोलेंगे, रेसिशन बोलेंगे, नोवेशन या चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देखो सेक्शन 62 वहां पर इलस्ट्रेशन भी है, पहली इलस्ट्रेशन में ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगी कि ये नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, बिकॉज जेड तो पहले पार्टी ही नहीं था। अगर एक्स और वाई के बीच में ही बाद में कॉन्ट्रैक्ट रहता कि वो 10,000 की जगह 5,000 कर देते, 15,000 कर देते, तो उसको बोलते ऑल्ट्रेशन है, ठीक है। बट यहां पर क्या है, जेड एक नया मेंबर आ जाता है और वाई और जेड का अब नया एक तरह से डेट क्रिएट हो जाता है। और एग्रीमेंट किस में हुआ? एक्स, वाई और जेड में। जेड नई एंट्री आई तो नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 62 में अगर आप देखें तो इसकी इलस्ट्रेशन है पहली, वहां पर आपको ये सेम प्रोपोजिशन मिल जाएगी। 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट कहता है करेक्ट है? तो यहां पर है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट है जिसको लॉ के थ्रू हम एनफोर्स कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप ये देखें सेक्शन 2 देखें, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2, तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा पहली जो ये स्टेटमेंट है वहीं पर इंक्लूड की गई है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये भी इंक्लूड है। ऑल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वैलिड, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो तीनों ही इंक्लूड है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 2 अगर आप देखें डायरेक्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2, तो डायरेक्ट बेयर एक्ट के ऊपर ही ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर्स एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 27 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ तौर पे बताया गया है, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है किसी ट्रेड के रिस्ट्रेंट में तो वो एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं इधर उधर आपको जाने की या सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है पंजाब कोर्ट्स एक्ट के ऊपर। सेकंड अपील कहां पर मेंशन है? तो डायरेक्ट बेयर एक्ट से ही आपको पता लग जाएगा। इंडेक्स में अगर आप देखते हैं पंजाब कोर्ट एक्ट के कि हाँ इसमें सेक्शन 41 जो है वो सेकंड अपील का प्रोविजन वहां पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 ऑल द लॉ से रिलेटेड नहीं है बट आया था तो हम बता देते हैं आपको। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर? तो ऑप्शन नंबर इज सी, एल सल्वाडोर। तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमने बिल्कुल एक करंट अफेयर्स के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल बना रखा है, ठीक है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स कंटेंट देखते हैं तो वहां पर आपको पता लगेगा कि बिल्कुल जो करंट अफेयर्स हैं या जीके का जो सेक्शन है, लैंग्वेजेस का सेक्शन है, वो बिल्कुल सेपरेट है और वहां पर आपको थोरो नॉलेज जो है करंट अफेयर्स की वहां पर मिलेगी। तो उस वहीं से ये क्वेश्चन भी आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा जो थर्ड पार्ट था एक्सप्लेनेशन सीरीज का हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कहीं फिर भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह का पेपर जो है उड़ीसा या एमपी में भी आपको मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो ये टेलीग्राम का मेरा लिंक है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और जो भी जुडिशरी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं इस पर शेयर करता हूँ, राइट। तो कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।